काइंडली फिर नोट कर लें कि ट्यूसडे को फिर आपकी वैल्यूएशन है। अब जो कमिंग ट्यूसडे है, अब ये मैं बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ट्यूसडे को आपकी वैल्यूएशन, ठीक है। इवैल्यूएशन को एज इवैल्यूएशन आप ना लें, जस्ट हम सारे आइडियाज़ जितने मुख्तलिफ लोगों के हैं वो एक दफ़ा शेयर कर लेंगे, और ट्यूसडे को मैं इंशाल्लाह आपको आपके प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में और उसकी डेटा प्रिपरेशन के बारे में भी बता दूंगा। और होपफुली नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड्स हम डीप लर्निंग शुरू करेंगे, और आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसका जो भी डेटा होगा यू विल स्टार्ट डायरेक्टली एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट। सो इवैल्यूएशन को आप कतई तौर पे इस सेंस में न लें कि पता नहीं हमारे जो है ना वो क्या होने लगा है, ऐसा नहीं है। जस्ट दैट विल बी आइडियाज़ शेयरिंग सेशन, जो कुछ आपने कर लिया है, या अगर कुछ लोग अभी तक पीछे रह गए हैं, उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, तो दे विल बी हैविंग एन आइडिया, अच्छा इन लोगों ने ऐसे स्टार्ट किया था, लेट्स, सो दैट इज़ काइंड ऑफ दिस वे, ओके। सो ब्रिंग योर लैपटॉप्स, एवरीथिंग रेडी, एंड just come in class in a way that you are going to teach the rest of the class what you have done. In this way, people will learn from each other. That's the goal. Make sense? So that's fine. अगर आपने अभी तक कोई ज़्यादा काम नहीं किया, या निस्बतन फलां ने ज़्यादा कर लिया, आपने कम कर लिया, that's fine. Just come and present whatever you have done. Or even you haven't done anything, tell here that I haven't done anything. That's fine. जी, आप आज बताना चाह रहे हैं आई हैवंट डन एनीथिंग? अच्छा, ओके। ये ऑनलाइन ऑडियंस को आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है। सो मैं दोबारा से ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ट्यूसडे को, जो कमिंग ट्यूसडे है, उसको आपकी वैल्यूएशन है, और इस ट्यूसडे से पहले अगर कोई भी ईमेल आई मुझे कि वो ये मसला हो गया तो इसको मजीद पोस्टपोन कर दें, तो वो रिजेक्टेड है अभी से, ठीक है। दिस मेक सेंस है ना, अब उसको मजीद डिले करने का फ़ायदा कोई नहीं। लेकिन दूसरी उसकी एंगल ये है कि वो इवैल्यूएशन एज सच इस फॉर्म में नहीं है कि जो आपको खुदा न खासा हर्ट करने जा रही है, या दिस काइंड ऑफ टूवर्ड्स आई मीन बेटर अचीवमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट इवेंचुअली, जो भी है, ओके। सो लास्ट टाइम मैंने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का प्रूफ करवाया था, जो मुश्किल था रिलेटिवली, फर्स्ट गो में इतना आसान नहीं था। अनफॉर्चुनेटली उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं हो सकी, या फॉर्चुनेटली उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, आइदर वे। लेकिन अगर आपको कोई सवालात हैं उसमें, अगर आपने उसको देखा है, अगर आपको कोई सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं। यस, नो, जी, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सॉरी, क्विज दे के आए? वो भी कोसाइन सिमिलैरिटी कराई जा रहे हैं। असल में टेक्स्ट के अंदर ये सिमिलैरिटी मेजर यूज होती है। आप भी डायरेक्ट क्विज ही ले लें सर। मैं उन्हीं से एक कॉपी ले लूंगा, उसको ग्रेड कर दूंगा मैं ग्रेडेड वो है ना, उनको कहूंगा कि मेरे उस पे मैं उनको पासवर्ड दे दूंगा अपना। ओके, सो जस्ट अ वेरी क्विक ओवरव्यू ऑफ सिमिलैरिटी मेजर एंड सम अदर कॉन्सेप्ट्स। ये हमने दूसरे लेक्चर में गालिबन देखे थे, लेकिन वी वेंट थ्रू दिस वेरी क्विकली। रिमेंबर, जब हमने वर्ड विजुअलाइजेशंस वगैरह देखी थी, वेंट थ्रू वेरी क्विकली। टुडे आवर मेन टॉपिक इज वर्ड टू बैक एम्बेडिंग। एम्बेडिंग का एक तेज़ तरीका है या रिसेंट किस्म का तरीका है,
जो स्टैटिक एम्बेडिंग को लर्न करता है। हमने लास्ट टाइम LSI मॉडल देखा था, LSA विच इज PCA ऑन word co-occurrence matrix. You build a word co-occurrence matrix and then just apply PCA on that, and whatever you're left with is your embedding. And it turns out that is a good embedding. Or, I mean, there are papers, recent papers that tell कि जो state of the art embeddings हैं, it is comparable to that state of the art static embeddings जो हैं. So वो जो आपने किया था, that is not something very, I mean, low standard or something like that. No, it's great thing. But today I will, आज मैं आपको बताऊंगा, मैं वो कमेंट बताना चाह रहा था। तो ये ऑनलाइन ऑडियंस भी सुन रही, बड़ी मज़े की बात, ये ऑन रिकॉर्ड में। आज मुझे MPhil के स्टूडेंट्स ने कहा है जी कि इंग्लिश आप कम बोला करें, हम पीछे रह जाते हैं। असल में बात ये नहीं है, असल में बात ये, क्योंकि ये हर दफ़ा जब टीचर वैल्यूएशन होती है तो ये आता है कमेंट के सर इंग्लिश ना बोला करें या उर्दू बोला करें। वो ज़ाहिर है बात, अब बच्चे हैं वो फिर इतनी बात करते हैं, बीच में कुछ बोर्ड भी होते हैं लोग जो सही बात करते हैं। तो एक बंदे ने लिखा हुआ था कि सर या तो लेक्चर उर्दू में दिया करें या फिर अंग्रेजी सही बोला करें। वो मैं ट्रेस नहीं कर सका उसको। एनीवेज ओके, सो हो सकता, बोले कितने लोगों को ट्रेस करूं? हर बंदे की जुबान पे दिल में ये नक्श हुआ कि यार या सही बोल ले तो या उर्दू बोल ले, तेरी मेहरबानी, किस अजाब में मैं डाला हुआ। एनीवेज, तो ये एक सिमिलैरिटी मेजर है। तो मैं बता ही रहा था कि जो PCA है, PCA सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन से भी अप्लाई किया जा सकता है। PCA में दो किस्म के तरीके होते हैं कि आप डेटा को सेंटर पहले कर लें, यानी उसका मीन सब्ट्रैक्ट कर लें। दूसरा ये कि आप मीन सब्ट्रैक्ट ना करें। बोथ हैव, आई मीन बोथ आर काइंड ऑफ इक्विवेलेंट। डेटा सेंटरिंग या डेटा प्री प्रोसेसिंग, जिसमें डेटा स्केलिंग या डेटा सेंटरिंग होती है, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन भी इसको कहते हैं प्री प्रोसेसिंग में। ये मुख्तलिफ जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं उनकी कन्वर्जेंस को तेज़ करने के लिए अक्सर रिक्वायर्ड होती है। यानी प्रैक्टिस ने ये बताया है कि अगर आप डेटा को स्टैंडर्डाइज कर लें तो आपके जो ट्रेनिंग एल्गोरिदम्स हैं वो जल्दी कन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगे। और कुछ एल्गोरिदम्स जो हैं उनकी एक्चुअल थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी ये है कि जो फीचर्स हैं डिफरेंट वो स्केल हुए होने चाहिए, डेटा सारा मीन सेंटर्ड होना चाहिए, यानी उसका एवरेज 0 होना चाहिए, एंड सो ऑन। और चूंकि डेटा सेंटरिंग का कोई नुकसान नहीं है, इसलिए हमेशा ही डेटा सेंटर कर लेना, हमेशा ही डेटा स्टैंडर्डाइज कर लेना बेहतर है। सही है। तो PCA क्या करता है, जो स्टैंडर्ड PCA है वो डेटा में से पहले मीन सब्ट्रैक्ट करता है और उसके बाद यही SVD वाला काम करता है जो हमने किया था। अगर आप डायरेक्टली भी जाएंगे दैट्स परफेक्टली ओके। सही है जी, ओके। सवाल है? मिनिमाइज मीन डेटा में से सब्ट्रैक्ट करना, डेटा में से मीन सब्ट्रैक्ट करना, यानी अगर आपके पास काफ़ी सारे कॉलम वेक्टर्स हैं तो आप सारे कॉलम वेक्टर्स का कॉलम मीन निकालें और हर कॉलम वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर दें, सो दैट कि अगर आप दोबारा मीन कंप्यूट करें इट बिकम 0। सही है, ओके। सो कोसाइन सिमिलैरिटी, इट इज़ वन, ये एक किस्म है सिमिलैरिटी की, जो दो वेक्टर्स के दरमियान आप सिमिलैरिटी कंप्यूट करते हैं। और सिमिलैरिटी जो है इवेंचुअली ये एक नंबर होता है, रियल नंबर। सिमिलैरिटी एट द एंड ऑफ द डे बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या टू वेक्टर्स, हमारे केस में ये एक नंबर होगा। और सिमिलैरिटी अगर आप कंप्यूट कर रहे हैं तो ये नंबर जितना बड़ा होगा उतने दो वेक्टर्स ज़्यादा सिमिलर होंगे, जितना वो नंबर छोटा या नेगेटिव होगा उतने वो लेस सिमिलर या काइंड ऑफ एंटोनिम्स टाइप चीज़ें होंगी। एक और चीज़ होती है डिस्टेंस फंक्शन या डिससिमिलैरिटी भी उसको कहते हैं, वो इसका उलट है। यानी आपको साइन सिमिलैरिटी, जो भी चीज़ सिमिलैरिटी डिफाइन करती है, अगर आप उसका रेसिप्रोकल ले लें या नेगेटिव अटैच कर दें दैट बिकम्स अ डिस्टेंस मेजर या डिससिमिलैरिटी। अब आपने डिस्टेंस लर्न करना है या सिमिलैरिटी लर्न करनी है, काइंड ऑफ इक्विवेलेंट थिंग्स। तो आउट ऑफ बैग ऑफ सिमिलैरिटी मेजर्स वन इज कोसाइन सिमिलैरिटी, जो टेक्स्ट माइनिंग में पॉपुलर है।
पॉपुलर है। ठीक है जी, ये है क्या, आपके पास अगर दो वेक्टर्स हों, मिसाल के तौर पे ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, आप इन दोनों को नॉर्मलाइज कर लें, ये कैप मींस यूनिट वेक्टर, तो अब ये दोनों नॉर्मलाइज हो गए, दोनों की मैग्नीट्यूड 1 होगी। नाउ यू जस्ट टेक द डॉट प्रोडक्ट and that is called the similarity, cosine similarity between A and B, and that is a number, that is a number between -1 and 1। इसको cosine similarity क्यों कहते हैं, क्योंकि A डॉट B का अगर आप फॉर्मूला देखें, A डॉट B is equal to A magnitude B magnitude into cos of the angle between them, तो अगर आप cos of the angle को साइड पे निकालें तो this is the formula that eventually comes in, और ये फॉर्मूला सिर्फ नॉर्मलाइज डॉट प्रोडक्ट का है। नॉर्मलाइज मीन्स कि आपने वेक्टर्स को नॉर्मलाइज कर लिया फिर डॉट प्रोडक्ट लिया। मेक सेंस? तो अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी तो उनके दरमियान एंगल 0 होगा, एंड कॉज ऑफ 0 इज 1, दैट इज दे आर मच सिमिलर, मैक्सिमम सिमिलर। और अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 होगा, दे आर अनरिलेटेड। और अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 होगा, दे आर एक्चुअली एंटोनिम्स ऑफ, एक दूसरे के मुखालिफ। सही है जी, ये नोशंस आप यहां से निकाल सकते हैं। वर्ड्स के केस में एंटोनिम्स फाइंड आउट करने के लिए अगर आप ये कोसाइन सिमिलैरिटी के मैयर माइनस आती है तो बाज़ औक़ात लोग उससे एंटोनिम्स निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि एक तो आपने ये देख लिया कि इस जैसा कौन है, एक आपने देख लिया इसके मुखालिफ कौन है, और कुछ आपने वो देख लिया कि वो कौन से हैं जो इनके जिसका इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है दूर दूर तक। जी यस, और people call them independent या uncorrelated या something like that, there are terms। सही है जी, ओके। एनालिसिस के बारे में मैंने आपको दूसरे लेक्चर में बताया था, दोबारा से देख लेते हैं। अगर आपके पास एम्बेडिंग्स हों, मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ वर्ड्स हैं उनकी एम्बेडिंग्स हैं, वो एम्बेडिंग्स चाहे आपने अभी तक हमने LSA मॉडल पढ़ा है, अगर आप LSA की फॉर्म में एम्बेडिंग्स हैं या किसी भी फॉर्म में एम्बेडिंग्स हैं, तो एम्बेडिंग होती क्या है, ये एक पॉइंट होता है स्पेस में। ठीक है, और इस पॉइंट को आप पोजीशन वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट एंड पोजीशन वेक्टर्स दे हैव 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, जितने पॉइंट्स होते हैं उतने पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, और हर पॉइंट के लिए एक ही पोजीशन वेक्टर होता है, हर पोजीशन वेक्टर के अगेंस्ट एक पॉइंट होता है। सो अगर आपके पास एक वेक्टर है या एक पॉइंट है क्वीन का एम्बेडिंग है और एक किंग का, इट टर्न्स आउट कि जो एनालॉजी जो एम्बेडिंग्स आप लर्न करते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज समहाउ लर्न हो जाती हैं आउट ऑफ द कॉर्पस, कि क्वीन और किंग के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है वो एक रिलेशनशिप एक्चुअली मैन एंड वुमेन के दरमियान भी है। क्वीन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं जो उसको वुमेन से जुदा करती हैं, मैन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं जो उसको किंग से जुदा करती हैं। लेकिन किंग और क्वीन के दरमियान अगर आप डिफरेंस निकाल लें, दैट डिफरेंस, क्योंकि अगर आप डिफरेंस निकालते हैं ना, मैं इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि किंग दो चीज़ों का मजमूआ अगर आप समझें, एक अगर आप उसको जेंडर ले लें और एक अगर आप उसकी रॉयल्टी ले लें कि वो रॉयलनेस है उसमें ना, ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये दो फीचर्स हैं जो एक किंग को डिफाइन करते हैं। लेट्स से क्वीन को डिफाइन करने में एक फीचर कॉमन है जो है रॉयल्टी, उतनी है, लेकिन जेंडर उसका डिफरेंट है। मेक सेंस? अब अगर आप किंग के वेक्टर में से क्वीन का वेक्टर सब्ट्रैक्ट करें या क्वीन के वेक्टर में से किंग का वेक्टर सब्ट्रैक्ट करें, रॉयल्टी इज सब्ट्रैक्टेड, what is left is male minus female या female minus male, whatever that thing is। और अगर आप डायरेक्टली दो जेंडर्स को आपस में सब्ट्रैक्शन करें, you will get the same thing back। It turns out that these kind of analogies they actually are there in embeddings। So for example, अगर मैं चाहता हूं, यानी इसको मैं इस तरह से देख सकता हूं कि किंग अगर मैं किंग में से यस, अगर मैं किंग में से मैन निकाल दूं, रॉयल्टी रहेगी। अगर मैं रॉयल्टी में वुमेन ऐड कर दूं, इट बिकम्स क्वीन।
जी नहीं, वो कुछ ना कुछ बन जाएगा, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन शायद इतनी आसान ना रहे। अभी इंटरप्रिटेशन मेक सेंस, यानी अगर मैं कहूँ मैन इज टू वुमेन हैज व्हाट रिलेशनशिप विद किंग इज टू व्हाट, अगर यानी मैंने ये एक वर्ड सर्च करना हो, लाइक मैं रिलेशनशिप देता हूं, मैन और वुमेन का एक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप किसके एनालॉगस है, इफ आई गिव यू किंग एंड व्हाट नेक्स्ट थिंग। सो उसको जनरेट करने का तरीका ये है, यू पिक दिस वैल्यू, you subtract this value, you add this value, that finally is a vector, because ये सारे vectors हैं, that finally is a vector, एक वेक्टर बनेगा ना, एक वेक्टर माइनस दूसरा वेक्टर प्लस एक और वेक्टर, तो इवेंचुअली एक वेक्टर बनेगा। इस वेक्टर की कोसाइन सिमिलैरिटी निकालें सारे वेक्टर्स के साथ और देखें ये किससे मैक्सिमम सिमिलर है, इट टर्न्स आउट कि वो क्वीन निकलेगा। सही है। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था, शायद दूसरे लेक्चर में आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया इज टू ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच इज टू, वो पता नहीं वो इस तरह फ्रेंची, या जापान इज टू जापानीज, इस तरह। इसी तरह हमने वो भी किया था कि लैंग्वेजेस का भी किया था, उसको स्पेन इनटू फ्रेंच, फ्रांस टू फ्रेंच हैज अ रिलेशनशिप, स्पेन टू व्हाट, तो वो स्पेनिश निकाल के ले आया था। यस, एंड दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एनालॉजीज दैट यू कैन कम अप विद बाय जस्ट हैविंग वेक्टर कैलकुलस। अब ये एम्बेडिंग्स का एक और फायदा भी नजर आ रहा है कि आप वर्ड्स के ऊपर वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जो स्ट्रिंग्स की फॉर्म में अगर आप करें या सम हाउ डिफाइन करें, दैट डजंट मेक एनी सेंस। बट नाउ बिकॉज ईच word is represented as a vector, it's a point, just like ordinary points you do, I mean head to tail rule and all these kind of stuff. Yes, next is word visualizations. आपने PCA किया, PCA को आपने 100 डायमेंशंस पे लेके आया तो वो एक एम्बेडिंग डिफाइन होगी लेट्स से, या कोई और एम्बेडिंग थी, जो भी आपके पास एम्बेडिंग है उसका PCA करके 3 डायमेंशंस पे ले आए तो आप उनको विजुलाइज कर सकते हैं। 3 डायमेंशन में पॉइंट विजुलाइज हो सकता है या 2 डायमेंशंस में विजुलाइज हो सकता है। जब आप विजुलाइज करने लगे तो हर पॉइंट को विजुलाइज करके उसके ऊपर उसका एक्चुअल स्ट्रिंग नेम भी लिखते हैं। और ये भी आपने याद होगा, आपने दूसरे लेक्चर में देखा होगा कि काफ़ी जो सिमिलर काइंड के या एक ही थीम के वर्ड्स थे, दे क्लस्टर आउट। हाँ, वो क्लस्टर हो गए थे, यानी असाइनमेंट के करीब था, प्रॉब्लम उसके नज़दीक था, कॉलेज उसके नज़दीक था, ये सारे जानवर एक जगह इकट्ठे हो गए थे। रिमेंबर दैट इज ऑल्सो that also reflect, और PCA से dimensionality reduction is very standard and very simple technique, यानी फर्क टेक्निक्स भी हैं, complicated भी हैं, non-linear techniques भी हैं, but it turns out that this very simple technique which is linear actually reveals a lot of analogies even in a very small subspace. Yes, okay, चूंकि इसका कोड मैं आपको दे चुका हूँ या शायद मैंने शेयर शायद नहीं किया, लेकिन हम गो थ्रू कर चुके हैं इस कोड को, वो कोड फाइल में अपलोड कर दूंगा। I'm not going into the details, but that's what the word visualization is. And now we are going towards one of the most popular embeddings, embedding learning algorithm called word2vec. ठीक है, ये इंट्रोड्यूस हुई थी 2013 में बाय मिकोलॉव ईट ऑल, पता नहीं ईट ऑल की होता, बरल ईट ऑल, सही है जी। एंड सिंस देन इट इज़ रियली पॉपुलर, और मज़ीद एम्बेडिंग्स आई हैं, ग्लव है, फास्ट टेक्स्ट है, जो इसी आइडिया को बेसिकली एक्सटेंड करती हैं। सो देयर इज़ अ ग्लव एम्बेडिंग, देयर इज़ अ फास्ट टेक्स्ट एम्बेडिंग, और मज़ीद स्टैटिक एम्बेडिंग्स भी आ रही हैं, जो तकरीबन जिसका बेस लाइन आइडिया जो है यही word2vec है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस। इट्स वेरी वेरी सिंपल, the idea is very simple, let's understand it. जी, ऑनलाइन ऑडियंस, एनी क्वेश्चंस? सर इट ऑल जो है वो स्पेनिश होता है, उसका मतलब होता है अदर्स, बाकी जो साथ साल है। एट ऑल का मनी होता है स्पेनिश, और नहीं, एट ऑल एक स्पेनिश वो है समथिंग, और इसका मनी होता है सारे बाकी लोग भी, यही है।
यस, अगर पेपर में मल्टीपल ऑथर हो तो वो पहले ऑथर का नाम लिख के साथ एट ऑल डाल देते हैं, साथ साथ लिख साथ। जी, रिसर्च पेपर का अगर मल्टीपल लोगों ने लिखा हो तो पहले ऑथर का नाम लिख के आगे ईट ऑल कर देते हैं, जिसका मतलब है कि इसमें और लोग भी हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है रिवर्सिबल नहीं है, यानी अगर मैं ईट ऑल लिख दूं वी कैन नॉट रिकवर द ऑथर्स। यस सर। ओके, ग्रेट, थैंक्स, मुझे नहीं पता था बाकी। ओके, सो इफ देयर इज नो अदर क्वेश्चन लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग वर्ड टू वेक। अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहले ये एक पॉपुलर मेथड है, ठीक है जी, 2013 से ऑनवर्ड्स बहुत पॉपुलर है, बड़ा तेज़ है, ट्रेनिंग जल्दी हो जाती है, ठीक है जी। अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे ऑनलाइन है, यानी अगर मज़ीद वर्ड्स, मज़ीद डॉक्यूमेंट्स, मज़ीद वो चीज़ें आ रही हैं तो वर्ड टू वेक अडॉप्ट। ये चीज़ LSA में भी है, PCA इंक्रीमेंटल PCA में, उसमें भी है, लेकिन दिस वन इज़ मच मोर नेचुरल टू मेक इट ऑनलाइन, ठीक है जी। एनीवेज, तीसरी प्रॉपर्टी इसका कोड वेब पे अवेलेबल है, ओपन सोर्स। चौथी, ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें आइडिया क्या है, इसमें आपने काउंट नहीं करना। लास्ट टाइम कोई कह रहा था कि काउंटिंग की बेस पे हम फीचर्स निकाल रहे हैं तो एंड सो ऑन, इसमें काउंटिंग नहीं होगी, इसमें प्रिडिक्शन होगी। सो इट इज़ नॉट काउंट बेस्ड लाइक LSA, जिसमें हम पहले वर्ड को एक्रेंस मैट्रिक्स बनाते हैं अगर हमने वर्ड एम्बेडिंग्स निकालनी हो, या अगर हमने डॉक्यूमेंट्स की एम्बेडिंग्स निकालनी हो तो हम TF-IDF मैट्रिक्स बनाते हैं, विच इज़ अगेन काउंट्स ऑफ टर्म्स इन वर्ड्स, and then we apply some dimensionality reduction technique to make it dense. Okay, there is no counting here. It's a task that does some prediction, and based on that prediction it come up with embeddings. Embedding means for each word it come up with a vector having a lot of good properties like analogies and word to vec provides various options. Various options इसमें एक होता है CBOW, continuous bag of word word to vec model। एक होता है ये skip gram with negative sampling। मैं इस क्लास में आपको skip gram करा रहा हूँ, उसकी वजह ये कि this is fastest and much more efficient। इसके जो दूसरे वर्जन्स हैं CBOW और एक दो और इसमें आर्किटेक्चर में जो हैं चीज़ें, they are kind of slow and this is actually fast, or you can say this is kind of default choice for word to vec। लेकिन अगर आप word to vec एल्गोरिथम की बात करें उसमें 3 या 4 डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं। सही है जी? एक्सक्यूज मी सर जी, सही, ये वेरियस ऑप्शंस का क्या मतलब? मल्टीपल तरीके हैं, उन सबको वर्ड टू वेक एल्गोरिथम ही कहते हैं। अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम एक बनेगी, क्लासिफिकेशन को मॉडल करने के ना मुख्तलिफ तरीके हैं डेटा से क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बनाने की। एक प्रॉब्लम है जिसमें नंबर ऑफ क्लासेस जो है ना वो उतनी है जितनी आपकी वोकैबुलरी है, वो एक मॉडल है, वो भी वर्ड टू वेक एम्बेडिंग ही लर्न करता है। एक और मॉडल है जिसमें ये बाइनरी क्लासिफिकेशन पे मैप हो जाता है, जो कि ये स्किप ग्राम विद नेगेटिव सैम्पलिंग, ये भी वर्ड टू वेक लर्न करता है। सो वर्ड टू वेक एक नाम है जिसके अंदर 3 या 4 मुख्तलिफ मॉडलिंग आर्किटेक्चर्स हैं। इसको प्रॉब्लम को क्लासिफिकेशन के तौर पे मॉडल कैसे करना है, हम एक पढ़ रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं skip gram with negative sampling, and this is kind of standard and default and most fastest तो नहीं कहना चाहिए, ज्यादा तेज है ये। राइट सर, गॉट इट। चलें आगे। Instead of counting, how often each word W occurs near the word, let's say apricot। आपने करना ये है कि पेयर ऑफ वर्ड्स लेने और पेयर ऑफ वर्ड्स कॉर्पस से बनाने हैं। कॉर्पस को रीड करते जाना है और पेयर ऑफ वर्ड्स बनाते जाना है, और देखना है कि अगर मैं एक वर्ड, कौन सा वर्ड किसके कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मली ज्यादा आता है। और बेसिकली इसमें प्रेडिक्शन ये करनी है कि अगर मैं एक मॉडल होगा, क्लासिफायर होगा, उसको मैं वर्ड दूंगा और उससे मैं एक्वायर करूंगा कि इसका कॉन्टेक्स्ट प्रिडिक्ट करो, यानी अगर ये वर्ड हो तो कॉन्टेक्स्ट क्या होगा बताओ। और कॉर्पस में काफी सारे वर्ड्स और कॉन्टेक्स्ट पेयर्स हैं, यानी वो मैंने उठा के रखे हैं। इवेंचुअली वो लर्न करना शुरू कर देगा, वो अपने कॉन्टेक्स्ट को प्रेडिक्ट करना शुरू कर देगा।
और जब वो अपने कॉन्टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करना शुरू कर देगा तो उसके जो पैरामीटर्स होंगे मैं उनको कहूँगा ओ दीज आर माय एम्बेडिंग्स. लेट्स सी. So the main idea is train a classifier on a binary prediction task. Binary prediction task क्या होता है? जिसमें आपकी नंबर ऑफ क्लासेस जो होती हैं वो 2 होती हैं. यानी आपने प्रिडिक्ट करना है something versus something else. Only 2 classes are there. Unlike hand recognition system जिसमें 10 classes होती हैं 0, 1, 2, 3, 4. That's not a binary class. It's a classification problem, but not a binary one. So अगर आपने classification system लिखना हो जिसमें ये चीज़ defective है या नहीं है, that is a binary classification task. ठीक है? या ये for example living being है या नहीं है, that's a binary classification task and so on. सही है? Just 2 categories. अभी फाइनली हम देखेंगे कि ये असल में क्लासिफिकेशन टास्क जो है, ये क्लासिफायर, दैट इज नॉट आवर गोल. वी विल यूज क्लासिफायर टू लर्न एम्बेडिंग्स एंड देन वी विल थ्रो अवे ऑल द क्लासिफायर ऑल टुगेदर. सो इट्स काइंड ऑफ कि किसी को आप वो लारा लगा दें कि यार आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े आपके बगैर जिंदगी जो है ना ये अधूरी है वगैरह वगैरह, एंड समहाउ उससे कुछ पैसे शैसे या कोई इस तरह की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है पूरी करके उसको भाग यहाँ से, एंड जस्ट कीप दैट. एंड दिस इज नॉट जस्ट हियर, इट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड इन सम वे, इट इज स्टैंडर्ड इन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स ऑल्सो. अगर आपको कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स का नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें भी फीचर्स लर्न होते हैं लेकिन एंड पे क्लासिफायर लगा होता है जो एक्चुअली ये बता रहा होता है कि ये इस कैटेगरी में जाएगा, ये इस कैटेगरी में जाएगा. What people do, people train all the classifier, और जब वो बिल्कुल सही predictions करना शुरू हो जाता है तो आखिरी क्लासिफिकेशन वाली लेयर उड़ा देते हैं, पीछे से इनपुट देते हैं और वो जो वेक्टर निकाल के क्लासिफायर को जाना होता है वो वेक्टर उठा लेते हैं. That is our feature vector, and it works. Okay. Yeah. So this idea is not new. It is around there in convolutional neural networks also. जिसमें लोग सॉफ्ट मैक्स लेयर एंड पे लगा के तो क्लासिफायर लर्न करते हैं, बाद में वो सॉफ्ट मैक्स लेयर उड़ा के पीछे से फीचर वेक्टर निकाल के आगे एसवीएम लगा देते हैं और कहते हैं ये देखें मैंने कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से तो सिर्फ मैं फीचर लर्न करता हूँ, क्लासिफायर तो मेरा सिंपल सा एसवीएम एंड दिस एंड दैट एंड सो ऑन. इट वर्क्स. सो वी डोंट एक्चुअली केयर अबाउट द टास्क ऑफ क्लासिफिकेशन, but these are the parameters of the class. That's the parameter of the classifier. इसको मैं concretely define करूँगा थोड़ी देर में, which actually serves as embeddings. इसमें और एक मजे की बात जो बहुत बड़ा idea that is self supervision. इस classification के लिए आपको labeled data चाहिए होता है कि ये वाला point और इसकी class ये है, ये point इसकी class ये है, labeled, इसको labeled data चाहिए होता है. और data labeling एक tough task है. अगर आप किसी भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पे काम करना चाहें तो आप कहेंगे अच्छा मुझे क्लासिफिकेशन डेटा दो, और क्लासिफिकेशन डेटा ये होता है कि इनपुट टू टारगेट मैपिंग, ये डेटा आपको अवेलेबल होता है, टारगेट्स अवेलेबल होते हैं. ये एक ऐसा खूबसूरत क्लासिफायर है जिसमें आपको कोई ह्यूमन एनोटेशंस नहीं चाहिए, कोई लेबलिंग नहीं चाहिए. यू गो थ्रू द कॉर्पस एंड यू हैव योर लेबल्ड डेटा. देखें मैं कॉर्पस से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता हूं, जो वर्ड उठाता हूं उसके साथ जो वर्ड आया है वो उसका कॉन्टेक्स्ट है, अगर उसके साथ कोई वर्ड नहीं आया तो उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है. Who requires labeling? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एक वर्ड है जिस पे मैं अभी पहुंचा हुआ हूं, मेरा पॉइंटर, तो उसके राइट पे जो वर्ड पड़ा हुआ है, या अगर मैं कॉन्टेक्स्ट विंडो डिफाइन कर लूं 2, तो उसके करीब करीब जो वर्ड्स पड़े हुए हैं वो उसके कॉन्टेक्स्ट हैं. सो दीज आर पॉजिटिव एग्जांपल्स. ठीक है, मुझे कॉन्टेक्स्ट पेयर्स चाहिए. ये वर्ड है, इसके कॉन्टेक्स्ट क्या हैं? ये वर्ड इसके कॉन्टेक्स्ट में, ये वर्ड इसके कॉन्टेक्स्ट में. these pairs, I need not to ask anybody to get these pairs for me. I will go through the corpus, whatever that is there, जो कि करीब है वर्ड्स के, पॉजिटिव एग्जांपल्स बन गए. अब सोचना ये कि नेगेटिव एग्जांपल्स कैसे बनानी है, क्योंकि 2 क्लासेस है ना. इस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड है, इस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड नहीं है. ये दोनों तरह की एग्जांपल्स चाहिए. जो वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट में हैं वो तो कॉर्पस से पता चल जाएंगे, मैं अभी थोड़ी देर बाद ये बताऊंगा कैसे.
जो नहीं है, जिनको हम नेगेटिव एग्जांपल्स कहते हैं, वो कैसे जनरेट करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा डेटा जनरेट करने के लिए आपको कोई ह्यूमन लेबर नहीं चाहिए, आपको लेबलिंग नहीं चाहिए। और इस आइडिया को मशीन लर्निंग में कहते हैं सेल्फ सुपरविजन। यू डू नॉट नीड पीपल टू एनोटेट डेटा फॉर यू, ऑटोमेटिकली एनोटेटेड। जी जी, मैं अभी इंशाल्लाह उस पर शेयर करता हूँ। चलें आगे। नो नीड फॉर ह्यूमन लेबल्स। जी मुझे ये इसमें कंफ्यूजन है कि मैनुअल लेबलिंग आप करवाएंगे किससे और वो क्या मैनुअल लेबलिंग करेगा। यानी कॉर्पस में, अगर कॉर्पस आपका ठीक है और वो लिटरेचर है और वो यानी अंग्रेजी की मैं मिसाल ये किसी भी लैंग्वेज की, और वो उन राइटर्स ने लिखा हुआ है जो राइटर्स हैं और उसी जबान में और एग्जैक्टली सही है, तो उसमें डेटा जो एक्सप्लेन कर रहा होगा, व्हाई डोंट वी यूज इट। यानी ह्यूमन लेबलिंग भी शायद यही होगी कि वो ह्यूमंस ने लिखा हुआ है इवेंचुअली, तो ह्यूमंस ने चूज करके वो वर्ड के साथ वो वर्ड लिखा हुआ है। व्हाई डू यू वांट टू रिपीट दैट प्रोसेस। हैविंग कॉर्पस एक्चुअली लेबलिंग हैज ऑलरेडी बीन डन, मेरे ख्याल में। सही है। उसने एक वर्ड लिखा था, उसके साथ उसने वर्ड चूज करके लिखा था ना, जब वो राइटिंग कर रहा था, स्टोरी लिख रहा था कुछ। एंड वी आर गोइंग टू स्क्रैप इट, वी आर गोइंग टू गेट इट ऑटोमेटिकली। तो ये एक्चुअली तो ह्यूमन लेबल डेटा तब था जब उसने बना दिया था। इंटरेस्टिंग, यस। चलें आगे। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल हु आर ऑनलाइन? No? Should I continue? Of course. Great. Okay. Word-to-vec algorithm. This is the algorithm, whole algorithm. So go through the corpus, treat the target word T and the neighboring context words C as positive examples. आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्यूमेंट है या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो एक वर्ड आया लेट्स से गोइंग। सो गोइंग इस वक्त मेरा टारगेट वर्ड है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, उससे दो वर्ड्स आगे और दो वर्ड्स पीछे, जो भी मैंने कॉन्टेक्स्ट विंडो डिफाइन की हुई है। तो गोइंग के साथ जो अगला पहला वर्ड आ रहा है दैट इज वन पेयर, गोइंग का ये कॉन्टेक्स्ट है। गोइंग के साथ जो अगला एक वर्ड आ रहा है, यानी गोइंग के बिल्कुल साथ वाले वर्ड को स्किप करके जो अगला वर्ड आ रहा है दैट इज अनदर कॉन्टेक्स्ट। और इसी तरह पीछे वाला और फिर पीछे वाला। चूंकि मैं एक वर्ड को स्किप कर सकता हूं या मल्टीपल वर्ड्स को स्किप कर सकता हूं जितनी भी मेरी विंडो है, इसलिए ये जो ग्राम बन रही है इसको कहते हैं स्किप ग्राम। दैट्स व्हाई द नेम इज स्किप ग्राम। सही है, आई एम अलाउड टू स्किप द वर्ड्स एंड पिक द कॉन्टेक्स्ट डिपेंडिंग अपॉन माई विंडो साइज। अगर मेरी विंडो साइज 7 है तो मैं 6 वर्ड्स को स्किप करके 7वां वर्ड उठा सकता हूं एंड दैट बिकम्स अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वर्ड। यस जी सवाल। Yes. Yes, that's eventually what it will be doing. लेकिन ये पहले, इसकी खूबसूरती है, ये पहले पूरे कॉर्पस को खंगालेगा नहीं। ये जैसे जैसे कॉर्पस पढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपने पैरामीटर्स अपडेट करता जाएगा। यानी इट्स ऑनलाइन, और अगर मजीद कोई डॉक्यूमेंट्स आप लेके आते हैं तो ये अडॉप्ट करता जाएगा। Yani you need not to go through the whole corpus before applying this. Just start reading the corpus and your classifier begins to train. The time you end the corpus, the time you have embedding with you. ठीक है, ओके। सो अगर मैं कॉर्पस को पढ़ रहा हूं तो मेरे पास टारगेट वर्ड तो वही है जो मेरे पास इस वक्त जिस पे पॉइंटर है, और कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स वो हैं जितनी मैंने विंडो डिफाइन की हुई है उससे आगे पीछे वाले। इनको हम कहेंगे पॉजिटिव एग्जाम्पल्स, यानी ये टारगेट्स हैं, ये उनके कॉन्टेक्ट्स हैं। व्हाट अबाउट नेगेटिव एग्जाम्पल्स, यानी उस टारगेट के अगेंस्ट मैंने नेगेटिव एग्जाम्पल्स भी बनानी कि ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है। हाउ टू डू दैट, दैट्स अ हार्ड पार्ट। उसके लिए थैंक्स टू प्रैक्टिशनर्स, वो कहते हैं कि आप अपनी वोकैबुलरी में जाएं और रैंडमली एक वर्ड सैंपल कर लें उसके अगेंस्ट अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड्स इन द वोकैबुलरी।
और वो जो वर्ड सैंपल करेंगे आप, ट्रीट दैट वर्ड एज अ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट, इट इज नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट। भले वो किसी आगे किसी जगह पे जाके उसका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट भी बन रहा हो, पॉजिटिव भी बन रहा हो, ट्रीट दैट। let me explain here. Let me explain that here. This is the target. Let's say apricot is the target. A context is off is a context. So we have apricot jam, positive example. Apricot tablespoon, positive example. Apricot off, positive example. Apricot positive example. So there are 4 positive examples. Now, for negative examples, I will pick the apricot, and I have a whole vocabulary with me, vocabulary of the language, and I will randomly pick a word according to the distribution of the vocabulary. यानी मेरे पास अगर vocabulary है और मुझे ये भी पता है कि ये जो vocabulary है इसमें कौन सा word corpus में उसकी आने की frequency या probability कितनी है, यानी जब मैं corpus से गुजरता हूँ तो मुझे ये भी पता होता है कि which word is more probable in this language. According to that probability मैं sample कर लेता हूँ। यानी अगर probability आप यूं समझ लें, मेरी vocabulary में सिर्फ 2 words हैं, hello, hi, hello and hi, and hello की probability है 0.9 और hi की probability है 0.1, let's say. That's a distribution of my vocabulary, which can be learned from the corpus based on frequencies and counts. अब अगर मैंने randomly sample करना है कि हेलो आना चाहिए या हाई आना चाहिए, मैं एक वर्ड रैंडमली सैंपल करता हूँ, तो जब मैं सैंपल कर रहा हूँ तो 90% चांस है कि हेलो सैंपल होगा, 10% चांस है कि हाई सैंपल होगा। या इसको यूं समझ लें कि अगर मैं 10 दफ़ा सैंपलिंग करूँ तो उसमें एक्सपेक्टेड है कि 9 दफ़ा हेलो सैंपल होगा और 1 दफ़ा हाई सैंपल होगा। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर वोकैबुलरी। नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट उठाने के लिए, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट तो आपने कॉर्पस से उठा लिया, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट उठाने के लिए यू पिक अ वर्ड and pick randomly a word from the vocabulary and treat that as a negative example. This is not in the context. Treat that. और ना सिर्फ एक word उठाएं, you should pick k words for each positive example, where k is a parameter, that is the ratio between positive and negative. For example, अगर आपने एक positive example बनाई है जैसे apricot tablespoon, तो उसके अगेंस्ट 4 नेगेटिव सैंपल्स आप उठाएं, एप्रिकॉट दिस, एप्रिकॉट दिस, एप्रिकॉट दिस, एप्रिकॉट दिस, और ये चारों वर्ड्स जो हैं ये वोकैबुलरी से रैंडमली पिक होंगे, आर्बिट्रेरी रैंडम वर्ड्स फ्रॉम द वोकैबुलरी। ओके, यस यस, अब मैंने इन सबसे जाके देखा कि पेयर में साथ आ रहे हैं, यस, उसके बाद मैं टास्क डिफाइन करूंगा जो ये बताएगा कि जो पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं, यानी ऐसा क्लासीफायर ट्रेन करो जो पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं उनके लिए वेट्स ऐसे सेट करो कि दे अपीयर टू बी सिमिलर, और जो नेगेटिव एग्जांपल्स हैं दे अपीयर टू बी डिसिमिलर। होल्ड ऑन, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन and I will model the classification problem. But right now I'm preparing the data, and that's the simple step for preparing the data. For each positive example, you have k negative examples. Yes? Okay. Then, once you have the data, you apply some classifier like logistic regression, binary classifier. K is positive to negative example ratio. And that's a hyperparameter, but people say try out k is equal to 4 or 5 or 6, something like that. k एक दफा आपने कर लिया तो फिक्स हो गया, ज्यादा भी हो सकते हैं, k20 ट्राई कर लें आप। फिर हाइपर पैरामीटर कोई भी जो होगा उसकी एक्चुअली उसको फिक्स करने का कोई तरीका नहीं है, ये हाइपर पैरामीटर है। लेट्स पीपल हैव डन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। हाइपर पैरामीटर वो होता है जो आपकी ट्रेनिंग से पहले फिक्स होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे न्यूरल नेटवर्क्स का पता आपको या नहीं पता आपको? लेट्स सी रियल लाइफ एग्जांपल से बता देते हैं। मेरे पास एक प्लॉट है, मैंने उसके 4 बेडरूम रखने हैं। दैट माइट बी हाइपर पैरामीटर, आई डोंट नो, ये लर्निंग एल्गोरिथम तो नहीं है, बट जस्ट
अब 4 पैरामीटर रखने हैं, ये मैंने फिक्स कर लिया है। नाउ लेट्स से कि मैं अपनी जगह को कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। 4 कमरे मैंने बनाने में, हो सकता है किसी और ने कहा होगा नहीं यार अगर आप 5 कमरे बनाते तो ज़्यादा बेहतर था, 6 बनाते तो ज़्यादा बेहतर था। सो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं नॉर्मली दे कम फ्रॉम एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपेरिमेंटेशन, अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। कुछ पैरामीटर्स वो होते हैं जो आपने लर्न करने होते हैं डेटा से, जैसे W's। एक्चुअली क्लासिक, चूंकि मशीन लर्निंग का मैंने शायद मशीन लर्निंग का आपने वो देखा है जो मैंने ट्यूटोरियल अपलोड किया हुआ था AI साइंसेस पे। हाँ, एक दफ़ा ना उसको भी देख लें ताकि ना यू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट आर पैरामीटर्स। यानी किसी भी जो लर्निंग मॉडल होता है ना उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। वो पैरामीटर्स जो हैं वो इवेंचुअली एक डिसीजन तक हमें लीड करते हैं। वो पैरामीटर्स लर्न करने होते हैं, अडॉप्ट होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप डेटा देखते जाते हैं। जो ट्रेनिंग पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर्स जो किसी मॉडल के होते हैं, उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले जो वैल्यूज आपने डिसाइड करनी होती हैं, दे आर हाइपर पैरामीटर्स। और इसकी मैं न्यूरल नेटवर्क से इसलिए पूछ रहा था कि अगर उसको आपको पता होता तो उसमें एक हाइपर पैरामीटर है नंबर ऑफ लेयर्स, कितनी लेयर्स रखनी है। सॉरी, ओवरफिटिंग पैरामीटर, यस। लेकिन चूंकि वो मशीन लर्निंग अभी वो ना एक दफ़ा देख लें, वैसे मैं मशीन लर्निंग का ओवरव्यू भी दूंगा क्लास में, लेकिन आपने एक दफ़ा देख लें ताकि उसका आपको आइडिया हो। सो देयर आर लॉट ऑफ हाइपर पैरामीटर्स। हाइपर पैरामीटर की सिंपल डेफिनेशन ये है, ये वो पैरामीटर है जिसमें तब्दीली तो आ सकती है, लेकिन जो भी तब्दीली आएगी वो ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आएगी। ये ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान नॉर्मली फिक्स होगा, और इसको डिसाइड नॉर्मली ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं करता। तो कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू आपने लेके आनी है ना। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में के फिक्स वैसे नहीं होता, के फिक्स होता है। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में लेट्स से आपने कहा कि मैंने 5 फोल्ड करनी है, 10 फोल्ड करनी है, तो ये स्टार्ट में फिक्स होता है। दिस नंबर 5 इज फिक्स्ड, द नंबर 5 इज फिक्स्ड। अब आपने ट्रेनिंग डेटा कौन सा रखना है, टेस्ट डेटा कौन सा रखना है, वो उसका प्रोसेस है। द नंबर 5 इज फिक्स्ड। और बाज़ औक़ात ये जो हाइपर पैरामीटर होते हैं, इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान चेंज भी होती हैं। जो लोग न्यूरल नेटवर्क्स को जानते हैं उनके लिए लर्निंग रेट की एग्जांपल है। लर्निंग रेट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिके करता है या श्रिंक करता है, और उसके लिए फास्टर एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन उसमें भी आपको स्टार्टिंग लर्निंग रेट डिफाइन करना पड़ता है, विच इज़ अगेन अ हाइपर पैरामीटर। सो ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले जो वैल्यूज फिक्स डिसाइड करनी पड़ती हैं, दोज आर हाइपर पैरामीटर्स। But you will not get an idea of hyperparameters if you don't know about parameters. So it's good to first go through the machine learning tutorial that is there on AI Sciences I've shared with you. I will also share these things in class here. लेकिन एक दफ़ा वो देख लें so that you get an idea. Clear है जी? चलें आगे? Yes. Yes. Yes, it is possible. That's why you're picking K of them. So picking more of them will, nullify the effect of एक positive example. एक पेयर के अगेंस्ट आपने K उठानी है, एक पेयर के अगेंस्ट। यानी अगर आपने विंडो रखी हुई है 2 की, तो आपके पास 4 पेयर्स बनेंगे पॉजिटिव के, विच मीन्स कि आपके पास 16 नेगेटिव एग्जाम्पल्स आएंगे। मेक सेंस? ओके, यूज सम क्लासिफायर, फॉर एग्जाम्पल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। मैं अभी बताता हूँ ये क्या है, वेरी सिंपल। एंड जब पूरा क्लासिफायर ट्रेन हो जाए, थ्रो अवे द क्लासिफायर, pick the W's that are there in the logistic regression. Those are your embeddings. Let me explain that. ये negative example कैसे pick करनी है? That is randomly pick करें। इसमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखेंगे, जो stop words होते हैं, they are much more frequent in any language. किसी भी language के stop words जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा frequent होते हैं। जैसे अंग्रेजी में द है, अ है, ऑफ है, they are much more frequent. जब आप randomly sample करने जाएंगे तो वो words जो stop words हैं, ये बहुत ज़्यादा frequent words हैं, they tend to be sampled more because उनके आने की probability ज़्यादा है। एक सूरत है कि इनको निकाल दें, दूसरी सूरत ये है कि rare words की probability high कर लें, probability को थोड़ा सा exact frequencies को थोड़ा सा change कर लें, और उसका formula मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। So normally people came up with heuristics जो ये कहते हैं कि अगर आप रैंडम सैम्पलिंग एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बुनियाद पे करेंगे, यू मे कम अप विद द वर्ड्स दैट आर मच मोर फ्रीक्वेंट
thereby lowering the probability of rare words. तो उसका एक चेंज उन्होंने बताया जिसमें जो फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं होते, लेकिन रेयर वर्ड्स जो हैं वो थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, टू बी पिक्ड. ओके, तो मैं उस पर भी आता हूँ अभी. सो दैट इज एग्जाम्पल हाउ यू बिल्ड द ट्रेनिंग डेटा. सही है. I'm calling C as context, like jam is context of apricot, is context of apricot, of is context of apricot, tablespoon is context of apricot. Okay. And this particular thing you can call it as a target or you can call it as a word और उसके बाकी contexts. सही है. अब आपका goal क्या है? What is your goal? Your goal is, sorry, that's not your goal. तो नहीं, बहुत कम दफा ऐसा होता है कि मेरा फोन अनसाइलेंट रह जाए. Anyways, so your goal is to maximize the following function: probability of the context given word. You want to maximize it. That is your goal. Given a word, your goal is to maximize the probability कि इसका context क्या, predict the context. और आपके पास examples given है, आपने examples data से बना लिए. Not only that, maximize this probability. Let me call this as a positive context. And minimize this probability, negative context. So come up with a probability function. Come up with a probability function that maximizes the probability of the real context and minimizes the probability of a negative context. अच्छा, इस negative context को हम लिख सकते हैं, यानी minimizing this probability. ये probability है क्या इसको, यानी minimizing this probability is the same as maximizing this probability. यानी जो मेरा context नहीं है, ये probability कि वो वाकई context है, ये नंबर बहुत छोटा होना चाहिए, which means कि 1 minus that number should be larger. Make sense? Yes, no. So the probability that C is in the context of W is whatever. The probability that C is not in the context of W, let me call this as minus, is actually 1 minus the probability that indeed C is in the context of W. ये पता नहीं कैसे डिफाइन करना, ये हम देख लेते हैं. लेकिन given this definition, whatever the probability function is, the probability of a negative context can be defined as 1 minus the probability of the actual context. Yes? Swap भी कर सकते हैं. Yes. Actually swap करेंगे तो you will come up with another architecture of word-to-vec. Target को predict करना है या context को predict करना है, that is one variation in the various options. हसनैन ने सवाल किया था, what are various options? यहाँ पे आप कर क्या रहे हैं, context predict कर रहे हैं given target. अगर आप given context target को predict करेंगे, that's another CBOW model. And there are multiple models people come up with. Okay, they all called word-to-vec. Make sense? Okay, great. और इसमें ये अभी तो मैंने बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क बनाया ना. अगर आप probability of a context given target, अगर आप हर वर्ड एज अ कॉन्टेक्स्ट होने की प्रोबेबिलिटी मेजर करना शुरू कर दें, तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हैं, दे आर एज मेनी एज द वोकैबुलरी, एंड दैट्स अनदर आर्किटेक्चर जिसमें बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं होती, बट यू आर स्टिल इन word-to-vec अम्ब्रेला. ओके, नहीं, उसमें एंड वाला जो सॉफ्टमैक्स है ना, जो मल्टीपल यानी जितनी नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ती जाती है ना, जो हर क्लास के लिए कंप्यूटेशन है, दैट बिकम्स कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव. तो ये जो बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क है ना, ये एक्चुअली इज मच मोर एफिशिएंट.
बट इसमें हर्डल है हाउ टू पिक द नेगेटिव एग्जांपल्स, उस पर तनकीद की जा सकती है लेकिन दैट्स फास्टर। चलें आगे। ओके ग्रेट। अच्छा जी, similarity between, so basic idea is in word to vec, the basic idea is that a word is similar to its context. A word and context, they are similar. That's the basic underlying assumption or property that this whole algorithm has to maintain. कि जो word होता है और जो उसका context होता है, they are similar in some sense. Make sense? सिमिलैरिटी डिफाइन करने का एक तरीका जो है वो उनका डॉट प्रोडक्ट ले लें या कोसाइन सिमिलैरिटी ले लें। यस, लेकिन कोई ना कोई सिमिलैरिटी फंक्शन होगा, सही है। अच्छा, वो सिमिलैरिटी फंक्शन डॉट प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोसाइन भी हो सकता है एंड सो ऑन। लेकिन सो बेसिकली वी वांट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट गिवन वर्ड कैन बी रिटन एज कि प्रोबेबिलिटी हाई होगी अगर इनका डॉट प्रोडक्ट हाई होगा, तो प्रोबेबिलिटी लो होगी अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लो होगा, तो ऐसा ही है। लेकिन ये जो W डॉट C है ये प्रॉपर प्रोबेबिलिटी वैल्यू नहीं है, ये 1 से ऊपर जा सकती है, ये नेगेटिव हो सकती है एंड सो ऑन। ऑल्दो इट गिव्स द सिमिलर काइंड ऑफ फ्लेवर जो हमें चाहिए कि अगर W और C ये सिमिलर हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C गिवन W हाई होनी चाहिए, और अगर ये W और C आपस में एक दूसरे का कॉन्टेक्स्ट वर्ड नहीं है तो ये प्रोबेबिलिटी लो होनी चाहिए। और ये प्रॉपर्टी इस एक फंक्शन में है। अगर W and C they are similar, W dot C is a higher value. If W and C are not similar, W dot C is a lower value. But these values are not really probabilities. The values can be 98 can be a result of the W dot C. Minus 39 can be a result of W dot C. So the next task is use this and convert it to a probability value. सही है। और इसका एक आसान तरीका तो आपने शायद देखा हो, अगर मैं आपको एक अरे दे दूं जिसमें एक अरे ऑफ नंबर्स दे दूं, जिस अरे में वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है वो है -13 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 50, और उस अरे में लेट्स से 5 करोड़ नंबर्स हैं, ये जितने भी हैं, और अब मैं आपसे कहता हूं कि इन नंबरों को 0 से 1 के दरमियान लेके आओ सो दैट कि इनकी ऑर्डरिंग प्रिजर्व रहे, तो आप क्या करेंगे? पहले आप जो मिनिमम नंबर है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, -13 सारी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आप अब जो नया मैक्सिमम आया उससे डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट बिटवीन 0 to 1 ऑल द वैल्यूज, जिनकी ऑर्डरिंग भी प्रिजर्व रहेगी। जो छोटी वैल्यूज थी वो छोटे नंबर पे मैप होंगी, जो बड़ी वैल्यूज थी बड़े नंबर पे मैप। ये एक तरीका है जी। यस ठीक है। मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इवेंचुअली ऐड होगी बेटा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव भी तो हो सकती है ना, मिनिमम वैल्यू 36 हो तो सो द कीवर्ड इज टू सब्ट्रैक्ट द मिनिमम वैल्यू व्हाटएवर दैट इज। कीवर्ड ये है, जो आपके ज़हन में वो पिक्चर बन रही है वो सही है, लेकिन कीवर्ड कहना जो है वो सब्ट्रैक्ट कहना है। मैं आपको एक और मजे का फंक्शन बताता हूं जो यही काम करता है आपके लिए, रिगार्डलेस ऑफ आपकी अरे में कितने नंबर्स हैं, रिगार्डलेस ऑफ आपका मिनिमम नंबर क्या है, रिगार्डलेस ऑफ आपका मैक्सिमम नंबर क्या है। हाउ अमेजिंग इज दैट? विदाउट नोइंग द अरे हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, without knowing the actual minimum value, without knowing the actual maximum value, the function I'm going to give you will preserve the ordering, will keep it from 0 to 1 fixed. Amazing? You want to see that function? Yes. You're excited to see that function. By the way, you have seen that function several times. But let me renew the idea of that function in front of you. The function is this. Sorry? Modulus. No. Modulus works for discrete data. It's no longer discrete. Actually, it can work for any kind of real number. This is the function. Hold your breath. No, take it, please. 1 over
1 प्लस, अब मैं तेजी से लिखूंगा, e raised to the power minus x. That's the function. That's the function. Come up with a value of x. The result will be between 0 and 1. The larger value will Sigmoid. That's a sigmoid function. Yes, that's a sigmoid function. It is also known as logistic function. It has this property. It preserves the ordering and it squashes every number between 0 and 1 by preserving the ordering. Beautiful. This number is used for probabilistic, this function is used for probabilistic modeling. If you want the outputs to be probabilities, but you have some other hilarious numbers coming in, just take this function, pass the number through it, and you have probability output. Make sense? Great. Great. So, here is what I'm going to do. Probability of a context given W is not W dot C, rather it is 1 over 1 plus e raised to the power minus W dot C, whatever W dot C is. If W dot C is bigger, that the probability is higher. If W dot C is smaller, the probability is lower. Yes? Make sense? Great. Get the idea? This slide is okay, I guess. Any question from the audience? Okay. Okay, so It preserves the ordering का मतलब था कि जो पहला जो if A is bigger than B, then probability of A is bigger than probability of B. So it's a transformation that preserves the ordering. और ये 0 to 1 का बनाना है. Yes. 0 का मतलब जब ये Minus infinity और 1 का होगा जब ये plus infinity. It covers everything. This simple function is so beautiful. And that's why it is, I mean, the choice in neural networks, mostly. If not in the intermediate layers, in the last layer where you have to predict the probability of different classes, you have no other choice other than the sigmoid. Which is also, जो के also है softmax जो layer लगती है, मैं बताऊंगा softmax वगैरह को, layer लगती है, उसके पीछे भी sigmoids output आ रही होती है. क्लासिफायर है ना, उसने प्रेडिक्ट करना है कि ये वाली क्लास है, ये वाली क्लास है, ये वाली क्लास है. नॉर्मली वो क्रिस्प प्रेडिक्शन नहीं करता. प्रेडिक्शन करके मैं इतने % श्योर हूं कि ये क्लास है, मैं इतने % श्योर हूं कि ये क्लास है, वो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज देता है. इसलिए ये जो लास्ट यूनिट होता है, दैट इज सिग्मॉइड. दिस यूनिट दैट इज फॉर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग. और मजे की टेक्निकल बात आपको बताऊं, बहुत बड़े डीप न्यूरल नेटवर्क्स, चूंकि उनका आखिरी यूनिट ये सिग्मॉइड होता है, they are actually probabilistic functions. They are probability of class given something. Whole neural network is a probability distribution. It is learning probability. इसलिए तो statistics वाले कहते हैं कि इन्होंने नए नाम रख लिए हैं. This is all probability and statistics. They are right. लेकिन ये criticize करना कि नए नाम रख लिए, नए नाम रखे हैं, whatever, people are working on it. दुरुस्त बात है कि दे हैव रूट्स इन प्रोबेबिलिटी, लेकिन वो फिर वो नंबर थ्योरी वाली उठेंगे, वो कहेंगे ये प्रोबेबिलिटी वालों ने नए नाम रखते हैं. एवरीथिंग इज नंबर थ्योरी बिकॉज़ यू आर इवेंचुअली वर्किंग ऑन नंबर्स. सो वो फिर रुकना नहीं है कुछ भी. मेक सेंस? दिस स्लाइड इज ओके. नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड. बाय द वे, दिस इज दैट फंक्शन sigmoid of c dot w. One thing is the following. Let me actually. ये lectures already recorded हैं. Recording चल रही है, बाद में याद करते हैं. Make sense?
आपने भी याद करना है, इकट्ठे करते हैं। ओके, एक चीज जो आपने देखनी है, आपके पास एक वर्ड है और उसके अगेंस्ट कुछ पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट्स हैं, लेट्स से C1, C2, C3, C4, ये पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट्स हैं, और उसके अगेंस्ट काफी सारे नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट्स भी होंगे ना, जो डेटा से आपने उठाए होंगे। इस केस में अगर आप k की वैल्यू 4 रखें तो 16। यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस जॉइंट प्रोबेबिलिटी। यानी इसको यूं समझ लें, फर्ज करें मैंने k की वैल्यू रखी हुई है 1, या k की वैल्यू मैंने 1 रखी हुई है, एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट और एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट, लेट्स से। तो आपके पास पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट है C1 और नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है C2 गिवन द वर्ड। ओके, सो बेसिकली आपने ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना। और डिस्ट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करने से मुराद है ये जहां पे नेगेटिव लिखा हुआ है, आपको याद होगा नेगेटिव की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ C, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज एक्चुअली 1 माइनस पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो जहां पे नेगेटिव है वहां पे मैंने ये कोडिंग करनी है और इस पूरे को मैक्सिमाइज करना है। आई वांट टू मैक्सिमाइज के द पॉजिटिव कॉन्टेक्ट्स आर इंडीड कॉन्टेक्ट्स and the negative contexts are not the context. I want to maximize this probability given a word. ये जरा गौर से देखिएगा, ये टेक्निकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है जो मैं भी बताने जा रहा हूं, काइंडली गौर कीजिएगा। ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको मैंने मैक्सिमाइज करना है। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन यानी जब आपके पास नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल ज्यादा हों, तो मैंने आपको कुछ बताया था कि उसके कुछ मसाइल होते हैं। यानी अगर आपके पास वर्ड टू कॉन्टेक्स्ट मैपिंग जो है वो 16-17 डायमेंशन की आ जाए, ठीक है, तो यू हैव अ कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी प्रॉब्लम। Estimating a joint distribution is hard, requires a lot of data. There you normally apply some assumptions. Sometimes they're reasonable, sometimes maybe less reasonable, but you have to come up with some model that is feasible for computation. यहाँ पे जो assumption उन्होंने apply की हुई है वो है independence की। Given a target, the positive contexts are independent and the negative contexts are independent. This is not a reasonable assumption. उसकी वजह क्या है? अगर मैं आपको एक वर्ड दे दूं तो उसके जो पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं। यानी एक वर्ड का एक कॉन्टेक्स्ट होगा, अगर आपको वर्ड का एक कॉन्टेक्स्ट पता है तो आपको दूसरे कॉन्टेक्स्ट के भी बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है। That's what the structure is. But this is the assumption that they have deployed. Exactly यही assumption है जिसकी वजह से बेस क्लासिफायर को नाइफ बेस कहा जाता है। Given a class, the features are independent, and that's why the classifier is known as नाइफ बेस क्लासिफायर। उसमें भी कंडीशनल इंडिपेंडेंस की assumption है। ये assumption नॉर्मली क्यों अप्लाई, वहां पे भी ये फिजिबल नहीं है, ये क्यों अप्लाई की जाती है? ताकि जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसको एस्टिमेट करना becomes computationally feasible, and practice shows that mostly it works. Make sense? I'm not supporting this assumption theoretically, but it makes everything computationally very feasible, and in practice it works. Make sense? So that means probability, this joint probability can be decomposed into positive probability of C1 given W into negative probability of C2 given W, which eventually becomes probability of C1 given W into 1 minus probability of C2 given W. And I want to maximize this. Make sense? So ये जो चीज लिखी हुई है, अगर मेरे पास काफी सारे कॉन्टेक्स्ट्स हों, so that becomes a product of probabilities. This is the probability. Why product? Because I have taken independence key assumption. Is that assumption feasible? Is that assumption reasonable? Not very reasonable. Make sense? Yes? Okay. I want to maximize this particular thing. Maximize करने से क्या होगा? K
कि मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको लिख रखना है कि रिजल्ट प्रेडिक्ट हो रहा है, प्रेडिक्शन हो रही है 0.3, फिर दोबारा रन करूंगा फिर 0.5 आएगी 6 आएगी, ये प्रोसेस है। खूबसूरत बात। मैक्सिमाइज करने से मुराद क्या है और पैरामीटर्स क्या हैं जिनकी बेस पे हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं? लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। बिफोर मूविंग ऑन लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। ये जो वर्ड है W जिसको हम टारगेट कह रहे हैं, और ये जो वर्ड है C जिसको हम कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं, हम इसकी एम्बेडिंग लर्न करना चाह रहे हैं ना। ये स्ट्रिंग की फॉर्म में तो नहीं, हम तो इसकी एम्बेडिंग लर्न करना चाह रहे हैं। हम काफी देर पहले भी बात कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट, कोई एम्बेडिंग्स थी ना जिनको हमने लर्न करना है, अदरवाइज डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे अगर ये वेक्टर्स नहीं है तो। मेरी बात समझ में आ रही है? हमें नहीं पता ये क्या है, हम लर्न करना चाह रहे हैं, बट इवेंचुअली दे आर वेक्टर्स, लेट्स से 64 डायमेंशनल और 100 डायमेंशनल और 200 डायमेंशनल। सिमिलरली सी भी एक वेक्टर है, सही है, जिनके अंदर कौन से नंबर्स होने चाहिए वी डू नॉट नो, लेकिन वो नंबर वो होने चाहिए जो इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करें। एक्चुअली ये जो W के अंदर कोऑर्डिनेट्स हैं, दीज आर आवर पैरामीटर्स। वी वांट टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ W so that the probability is maximized। हमें नहीं पता एम्बेडिंग क्या है, लेकिन जो भी एम्बेडिंग होनी चाहिए इवेंचुअली वो होनी चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट की एम्बेडिंग और वर्ड की टारगेट की एम्बेडिंग दे शुड बी सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू द डॉट प्रोडक्ट। मेक सेंस? और हमारे जो पैरामीटर यानी दिस प्रोबेबिलिटी, लेट मी टेल यू, दिस प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज एक्चुअली a function of W vector and C vector, and we want to maximize this function। तो हम कैसे maximize करेंगे? We will start with some random W vector and C vector for every word and every context, and then based on updates W vector will be updated, C vector will be updated। जब ये पूरा खत्म होगा we will pick the W vectors, we can throw away the C vectors और वी कैन जस्ट टेक द एवरेज, और मैं उस पर बात करता हूं। लेकिन जो पैरामीटर्स हैं वो W वेक्टर और C वेक्टर्स हैं। वी वांट टू कम अप विद दीज वेक्टर्स दैट मैक्सिमाइज द प्रोबेबिलिटी ओवर द कॉर्पस। यस everybody understood what are the parameters of my model, what are the parameters of this classifier? Yes? Make sense? Great. Okay, if you want to maximize this function, if any function is monotonic means कि अगर उसमें बड़ी वैल्यू देंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, छोटी वैल्यू देंगे तो छोटा हो जाएगा, अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिसिटी की बात करें। बहरहाल यही है, मैं लेस और इक्वल की बात नहीं कर रहा। इफ अ फंक्शन इज मोनोटोनिक तो उसका मैक्सिमम या मिनिमम इज इक्वल टू उसके लॉग का मैक्सिमम या मिनिमम, एंड दिस मेक्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस वेरी सिंपल। यानी आपने इफ योर गोल इज इवेंचुअली टू फाइंड आउट मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ अ फंक्शन, एंड इट टर्न्स आउट दैट द फंक्शन इज मोनोटोनिक, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट, मुश्किल हो जाता है कि आप उस फंक्शन का डायरेक्टली मिनिमम या मैक्सिमम निकालें। और ये आसान है कि अगर आप उस फंक्शन का लॉग लेकर लॉग फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम निकालना आसान है। तो अगर फंक्शन मोनोटोनिक है जस्ट टेक द लॉग, अब मिनिमम या मैक्सिमम जो भी निकालेंगे अगर ओरिजिनल का निकालते तो वही निकलना था। सो टेकिंग लॉग चेंजेस द फंक्शन, डजंट चेंज द मिनिमा और मैक्सिमा फॉर दोज फंक्शंस दैट आर मोनोटोनिक। मेक सेंस? सो अब मैं ये करता हूं कि आई नो दिस फंक्शन इज मोनोटोनिक, मैं इसका लॉग ले लेता हूं और ये लॉग जो है वो प्रोडक्ट को समेशन में बदल देगा। हैंडलिंग समेशन इज रिलेटिवली सिंपलर देन प्रोडक्ट। मेक सेंस? और अब मैं मैक्सिमाइज करूंगा लॉग प्रोबेबिलिटी को, दैट्स माय गोल। यस? ग्रेट। सो अगर ये मेरा गेन फंक्शन है जिसको मैं मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूं, तो अगर मैं इसका नेगेटिव ले लूं या रेसिप्रोकल ले लूं तो वो मेरा लॉस फंक्शन बन जाएगा जिसको मैं मिनिमाइज करना चाह रहा हूं। सो दैट्स माय लॉस फंक्शन, दैट्स माय लॉस फंक्शन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट्स
into, for each positive context, the probability of that into the probability of all the negative contexts. और negative context की probability ये है. Yes? So this is my loss function with respect to W and C that I want to minimize now. जो चीज मैक्सिमाइज हम कर रहे होते हैं नॉर्मली उसको प्रॉफिट या गेन कहते हैं, जो चीज हम मिनिमाइज करना चाह रहे होते हैं नॉर्मली उसको एरर या लॉस कहते हैं. सो दीज आर टेक्निकल. कॉस्ट भी कई दफा कहते हैं. चलें आगे. सो फॉर सो गुड. यार ये ऑनलाइन जो लोग हैं उनको समझ आ रही है? जी सर. ओके ग्रेट. So this is my loss function. मैं इसको minimize करना चाह रहा हूँ. One way, I mean this function is differentiable. So किसी भी function का minima निकालने के लिए जिसके लिहाज से उसका minima निकाला जा रहा हो, अगर उसका derivative लेके 0 के equal put कर दें तो आपके पास वो critical points आ जाएंगे जहाँ पे minima exist कर सकता है या maximum भी exist कर सकता है. Actually candidate points आ जाएंगे. So the first step is differentiate and put it equal to 0. सही है? कई दफा डेरिवेटिव लेके अपने पैरामीटर्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेके 0 के इक्वल पुट करें तो एग्जैक्ट पैरामीटर्स की वैल्यूज निकलती नहीं है. यानी हम कहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्लोज्ड फॉर्म नहीं है, उसमें फिर आइटरेटिव सोल्यूशन लगाना पड़ता है जिसको ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं. यानी आप अगर ग्रेडियंट को यानी डेरिवेटिव को एग्जैक्टली 0 करने वाले पैरामीटर्स नहीं निकाल सकते तो स्टार्ट फ्रॉम सम रैंडम पैरामीटर्स and keep walking in the direction of gradient, you will eventually reach at a level that has gradient 0. And that is called gradient descent iterative process. अगर हमारे पास ये लिबर्टी होती कि हम डेरिवेटिव को लेते 0 के इक्वल पुट करते, जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आती उनको सॉल्व करके डायरेक्टली पैरामीटर्स निकाल लेते, we should not go for gradient descent iterative procedure. If this liberty is not there, then we should iteratively move. There is no other way. Make sense? दूसरी चीज ये मैं मशीन लर्निंग के ओवरव्यू में बता दूंगा कि ग्रेडियंट डायरेक्शन में ही स्टेप लेना क्यों बेहतर है. Why we need to compute the gradients while taking a step in parametric space. थोड़ी सी ये टेक्निकल चीजें हैं, ये मैं मशीन लर्निंग के ओवरव्यू में बता दूंगा. क्या ये ग्रेडियंट की डायरेक्शन ही सही होगी? Yes, there is a proof for that. There is a proof for that the direction of the negative gradient is the absolute minimizer. उसके अलावा किसी और डायरेक्शन में जाएंगे तो आप उतना मिनिमम नहीं कर सकेंगे जितना आप उस डायरेक्शन में करेंगे. देयर इज अ प्रूफ फॉर दैट. ये प्रूफ मैं करा दूंगा, बड़ा सिंपल है. सिंगल ऑर्डर टेलर अप्रोक्सीमेशन अगर लेना है एक लॉस फंक्शन की तो उससे आसानी से निकल आता है. विल डू दैट. प्रूफ है, ये हैपहैज़र्ड नहीं है, प्रूफ. चलें आगे. ओके, इसका अगर मैं डेरिवेटिव, ये लॉस फंक्शन है, इसका अगर मैं याद रखें सी पॉजिटिव इज अ वेक्टर, CW is a vector जिनके नंबर्स हमें नहीं पता निकालने. So इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू C पॉजिटिव, दिस इज द डेरिवेटिव. ये आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा. अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं नेगेटिव के लिहाज से, ईच नेगेटिव के लिहाज से, दिस इज द डेरिवेटिव. और अगर मैं डेरिवेटिव लूं W के एतबार से, सो दिस इज द डेरिवेटिव. सही है जी. अब इसकी डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा, ये आप स्पून से देख के बैठ के लॉग ऑफ दिस फंक्शन इसका डेरिवेटिव निकालें, ये निकल आएगा. क्लियर है? जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी पैरामीटर को अपडेट करने के लिए अगर आपके पास उसका डेरिवेटिव हो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने W ओल्ड मेरे पास है कोई और मैंने इसको अपडेट करना है तो मैं एक लर्निंग रेट लूंगा. ये लर्निंग रेट एंड दैट इज माई W न्यू. मैं स्टेप लूंगा इतने साइज का इस डायरेक्शन में, और अब जहां मैं पहुंचूंगा दीज आर माय न्यू पैरामीटर्स. एंड दिस इज ट्रू फॉर W, दिस इज ट्रू फॉर C पॉजिटिव, दिस इज ट्रू फॉर C नेगेटिव. ऑल आर माय पैरामीटर्स. यस, मैं भी आपको कोड दिखाऊंगा तो थिंग्स विल मेक मच मोर सेंस टू यू. कोड भी है लिखा हुआ है इसका सारा. शो यू. चलें आगे. Okay, so that's it.
ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? दिस इज कॉल्ड लर्निंग रेट, हाइपर पैरामीटर है। नॉर्मली लोग एक वैल्यू से स्टार्ट करते हैं एंड कीप ऑन डिकेइंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि वो जो प्रूफ है ना कि नेगेटिव ग्रेडियंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो डेफिनेटली मिनिमम पे पहुंचेंगे। इट रिक्वायर्स अल्फा टू बी infinitesimally small. But if you take alpha very small value, the time to reach the optimum is very large. So people try bigger alphas. But when you have a bigger alpha, the proof goes away, you can overshoot. And हाँ जी, और उस पे एक plenty of algorithms निकलते हैं कि हमने बिल्कुल slow भी नहीं जाना और हमने overshoot भी नहीं करना, और या overshoot कर लिया तो how to fix that? There are accelerating algorithms. Okay, that's it. That's the algorithm, word to vec. You start with your positive negative examples. You see each example. You keep on updating these after seeing each example. Keep moving, keep moving, keep moving. Eventually, जब सारा corpus खत्म होगा, you will have W's and C's being embeddings. चूंकि W सारे words हैं और C जो हैं वो context हैं, वो भी सारे words हैं. You can just pick the W's being your embeddings and throw the C away, or one common practice is add W and C together. And that's your final word embedding. Let me show you the code if there are no questions here. Is that okay? ये gradient है ना, ये learning rate है. Because your goal is to just come up with the word embeddings. Context के अंदर जो word है वो W में भी तो कहीं ना कहीं है ना. W is the set of all words. Just आपने W का metric start में जब initialize करना था, randomly initialize किया. C को फर्क random initialization से start किया. Let me show you the code. Let me show you the code. Things will make much more sense, I guess. ओके, शुरू करें जी. ये मेरा ख्याल व्यू ज़्यादा सही है. ठीक है. So we have to have some corpus. Again, I'm picking the corpus like the 20 news group data. I'm reading the corpus. You know that already, yes? Okay. From collection, I'm going to pick the default collection. Build initial dictionary. I'm going to do that. I guess you know all that. Yes, that's just building the vocabulary. All words, all counts. For each word, the count. Vocabulary, word counts. Make sense? अच्छा, अब अगर मैं word count को सिर्फ लेता, किसी एक वर्ड के सिर्फ काउंट को लेता और उसको डिवाइड करता टोटल काउंट से, तो वो उस वर्ड की प्रोबेबिलिटी निकलती. इसमें जो फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं या जो स्टॉप वर्ड्स हैं उनके पिक होने के चांसेस ज़्यादा थे. इट जस्ट टर्न्ड आउट कि अगर आप कोई भी वैल्यू, अल्फा वैल्यू लेस देन 1 ले लें, लेट्स से 0.75, 0.6 एंड सो ऑन, और अपने तमाम काउंट्स को उससे डिस्काउंट कर दें, यानी रेज टू द पावर दिस,
अब अगर आप प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, बड़ा सिंपल प्रूफ है इसका, अब अगर आप प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे तो जिनकी प्रोबेबिलिटी पहले कम थी वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। I don't have marker here. So if I have, for example, let me give you an example. PowerPoint पे मैं आप लिख नहीं सकता, मैंने USB लगा ली है. Just check this out. If I have, for example, I have a probability distribution, one value with its probability, another value with its probability, with another value with its probability, or counts. Let's say इसका count इतना है, इसका count इतना है, इसका count इतना है. हर count का raise to the power let's say 0.75 या कोई एक number कर लें. अब जो values आएंगी उनको total count से divide करें और उनको normalize कर लें so that their sum becomes 1. वो number जिसकी probability पहले कम थी अब उसकी थोड़ी सी high हो जाएगी. Yes, yes. मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है. Let's discuss this कि ये क्यों कम होती है in the next lecture, or maybe you can just do it on your own. या अगर फिर भी आपको समझना है, I will do it in the next. By the way, जो Jurafsky की किताब है उसमें इसकी एग्जाम्पल भी है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है जो मैंने आपको बताई भी है उसमें इसकी एग्जाम्पल भी है, लेकिन I will do that in the next class. Not a big deal. Just try out. ये करके try out करें, and you will see that oh wow, सही है. अब ये नंबर क्या लेना है? Again a hyperparameter. That's the value that most of the people take, and this is just for bringing the probability of rare words a little higher. Yes, and now you compute your probabilities. Great. That's your number of words, word to index, index to word. You know all that. That is your sigmoid, the beautiful function of the world. That's a gradient step. This is W, the embedding of the target. That's a positive context matrix, that's a negative context matrix, and that's the learning rate for gradient descent. I've just encoded whatever you have seen in the slides here. Yes. Oh no. Yeah. I mean, yeah. Sahi hai? Let me, actually it should be the last slide or second last. This one. Okay. So these three equations, I've just coded these. There is a function that take inputs about these and just do the updates and give you things back. Make sense? Okay. Let me go into the word-to-vec skip gram negative sampling. You have a word matrix, randomly initialized C, whole document or a corpus, vocabulary, word to index, index to word, probabilities of the vocabulary, window size कितना रखना है skip gram के लिए. Yes? Number of tokens, कितने tokens हैं? Document में, corpus में कितने हैं? For each token, उसके window में जाके उसका define करें कि उसके हर word के लिए उसका context define करें. सही है जी. वर्ड इंडेक्स ये है, पॉजिटिव इंडेक्स कौन सा है जो उसका कॉन्टेक्स्ट है. नेगेटिव इंडेक्स के लिए नेगेटिव इंडेक्स के लिए आप रैंडमली चूज करें फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी गिवन दीज प्रोबेबिलिटीज. कितने चूज करने हैं? के ऑफ देम. यस. और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है डब्ल्यू का जिसने बार बार अपडेट होना है उसमें से उसको उठाएं, ग्रेडियंट स्टेप करें, नए आ जाएंगे, उन नयों के साथ पुरानों को रिप्लेस कर दें एंड कीप ऑन मूविंग ओवर द कॉर्पस. यस. ओके. Call this function by initializing W at random, C at random. Number of words is your total vocabulary. This is the new dimensions that you want to learn. 100 dimensional embedding learn करनी है, 200 dimensional embedding learn करनी है, 300 dimensional, 400, whatever. सही है? W randomly initialized, C randomly initialized, these are your parameters.
Give them, C will be updating, W will be updating eventually, and you will get the new C and new W after this function returns. सही है? Then there are two possibilities. Your embeddings are either the sum of the two, or you just throw away the C and your embedding is just W. That's word-to-vec algorithm. K is the ratio. आपने पॉजिटिव के लिए कितनी नेगेटिव एग्जांपल्स उठानी है? हर पॉजिटिव के लिए नेगेटिव एग्जांपल्स कितनी उठानी है? By the way, this code is running, everything. I've written this code. And the advice is, if you want word-to-vec on Urdu, don't use this code. This is slow. It is expressive, a lot of nested loops in it. It explains everything very right, but the code can be made much more efficient. Make sense? That's it. On Tuesday, next Tuesday, we have evaluations, sort of evaluations. And from Thursday onwards, we are going to start deep learning and machine learning overview. Maybe 2 or 3 lectures, we will be covering machine learning and deep learning. And then we will deep dive into recurrent neural networks for natural language processing. Any questions? सर मेरा कमेंट है जी, आपने पिछली दफा भी जब पहला टास्क दिया था तो आपने कहा था मेरा कोड स्लो चलेगा, yes. लेकिन मैंने एग्जैक्टली वही कोड विद सम ऑल्टरेशन यूज किया तो वो कोड स्लो ठीक चल रहा वो स्लो नहीं था? नहीं, वो ठीक चल रहा था। और कोई थोड़े वोकैबुलरी में कोई थोड़े वर्ड नहीं थे, वो 8 लाख के करीब वर्ड थे। और वो एक कोड तेज चल गया होगा। यानी जब मैं कोड लिख रहा होता हूँ ना, I don't actually use a lot of vectorized or one-liners. I don't use that. उसकी वजह ये होती है कि ये कोड मैंने एक्सप्लेन करना होता है एल्गोरिथम के एतबार से। अगर मैं वन-लाइनर्स यूज करूँ ना, प्रॉबेबली वन-लाइनर्स जो हैं या जो वेक्टराइज्ड कोड्स हैं वो बहुत तेज होते हैं, लेकिन वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर लेते हैं। इसलिए व्हेन आई राइट कोड, आई डू नॉट राइट फॉर डिप्लॉयमेंट, आई राइट फॉर टीचिंग। फॉर डिप्लॉयमेंट जो कोड होता है वो फर्क तरीके से लिखा जाता है। जैसे इसमें लूप्स लिखे हुए, ये आप देखें, नेस्टेड लूप्स, दिस इज ऑलवेज अवॉइडेड। और देर आर डेटा स्ट्रक्चर्स जो इनको अवॉइड कर लेंगे, कोई बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे, कोई प्री प्रोसेसिंग होगी जो पे एक दफ़ा आप बना लें, और इस तरह के कोई चक्कर्स होते हैं, चक्कर्स। ओके, ठीक है सर, सही जो लग रहा है, ठीक है जी। इस पे पूरी एक वो सरफराज तो कहेगा कि हाँ असिम्प्टोटिकली वो सेम है, क्योंकि ये एल्गोरिथम्स का और थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का बड़ा असिम्प्टोटिकली सेम होता है, प्रैक्टिकली बहुत फर्क होता है, क्योंकि वो मेटा डेटा यूज कर रहे होते हैं। नहीं होता, उसमें नहीं, वो तो एल्गोरिथमिक फर्क है ना। आप कह रहे हैं कि मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, सॉर्ट का एक मैंने बिल्ट इन कॉल किया है फंक्शन, और मैंने सॉर्ट का अपना एल्गोरिथम लिखा है, उसमें फर्क क्यों होगा? असिम्प्टोटिकली फर्क नहीं है, चूंकि वो सॉर्ट का फंक्शन जो बिल्ट इन है, इट इज यूजिंग अ लॉट ऑफ मेटा डेटा एंड यूजिंग अ लॉट ऑफ हाईली एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर्स। वो आपको जो कांस्टेंट देंगे ना, जो असिम्प्टोटिक के अंदर छुपा हुआ, दैट कांस्टेंट इज वेरी वेरी स्मॉल, इट्स प्रैक्टिकली फास्टर। नहीं, मैं लीनियर या नॉन, जो क्वाड्रेटिक टाइम में एल्गोरिथम चल रहा है वो क्वाड्रेटिक टाइम में चलेगा, लेकिन एक एल्गोरिथम है बिल फर्ज, वो चल रहा है 100 टाइम्स n स्क्वायर में, दूसरा अगर चल रहा है 0.5 into n स्क्वायर, बोथ आर क्वाड्रेटिक, बट 0.5 n स्क्वायर इज फास्टर। अगर इसमें मजीद आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए हो, अब सरफराज इज हेयर, सारे में ऑनलाइन है, आप इनसे पूछ सकते हैं, दे आर मास्टर्स ऑफ दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, asymptotic analysis और ये algorithms and all these, they have a very solid grip on these. Any more questions? Okay, that's it, thank you. मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर लूं। ये क्या हो गया?